So the chapter we are starting how do organisms reproduce और इस चैप्टर को ठीक से समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक सेल्स के बारे में जानना है। जो हेरिडिटी इवोल्यूशन में भी थोड़ा डिस्कशन हुआ था। You know that this central part is called what? सेल का जो ये सेंट्रल पार्ट है क्या बोला जाता है इसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। And inside nucleus this highly entangled thread like structure क्या बोला जाता है इसको? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम नहीं बोला जाता, इनको बोला जाता क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन, ओके, और क्रोमेटिन फाइबर। सो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर होता है और यही न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन these chromatin fibers inside the nucleus, these fibers break into smaller fragments and these smaller fragments are called what? Chromosomes. तो सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट? क्रोमेटिन। एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस क्रोमेटिन नेटवर्क डिवाइड्स टू फॉर्म स्मॉल फ्रैगमेंट्स एंड दीज फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट? क्रोमोसोम्स। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है? क्रोमोसोम। ओके, ये एक क्रोमोसोम है दिस वन, ठीक है। वैसे क्रोमोसोम को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स वन क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के वक्त वो क्रोमोसोम ऐसा दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ओके, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है एक्चुअली। It splits into two parts and each part is called what? Chromatid. Each part is called what? Chromatid. तो क्या सीखा हम लोगों ने? सेल में न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क, सेल डिवीजन के वक्त क्रोमेटिन नेटवर्क डिवाइड्स टू फॉर्म क्रोमोसोम and each chromosome longitudinally splits into two. Each part is called what? Chromatid. These two chromatids remain attached at a point. ये क्रोमेटिड्स एक पॉइंट पे जॉइंट भी हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। और ये क्रोमोसोम क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं? दिस क्रोमोसोम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट? डीएनए। दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, ओके। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। इतना क्लियर है? सेल में क्या? न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क, chromatin network divides to form chromosomes and chromosome is made up of DNA and along with DNA which other thing is there in chromosome? Anyone? Protein. DNA and protein together make what? Chromosome. अब अगर हम लोग DNA किस चीज से बना हुआ देखना चाहें तो DNA is made up of, you can see here, ये कुछ कलर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, रेडिश ब्राउन। तो ये रेडिश ब्राउन जो पार्ट है यहाँ पे इट रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेस। डीएनए में 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस होता है, दे आर एडेनिन, गुआनिन, थायमाइन एंड साइटोसिन। ये नाइट्रोजनस बेस और ये जो स्ट्रैंड बना हुआ है, ये स्ट्रैंड बना हुआ है फॉस्फेट मॉलिक्यूल से, शुगर और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल से। किसका मॉलिक्यूल्स? शुगर एंड फॉस्फेट। तो कंप्लीट डीएनए इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड दैट शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। अब ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट, अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड व्हाट? जीन. A fragment of DNA is called what? Gene. Okay.
तो हम लोगों को अभी तक क्या पता चल गया, सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन नेटवर्क डिवाइड्स टू फॉर्म व्हाट, क्रोमोसोम्स, chromosome is made up of DNA and protein, and DNA is made up of nitrogenous bases and sugar phosphate molecules. इतना क्लियर है? तो अब जीन कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम कहाँ पे होता है, डीएनए कहाँ पे होता है, ये सब तो पता चल गया। हाँ सर। अब हम लोग बात सर। करते हैं, इस चैप्टर में दो टर्म आपको बहुत बार मिलेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो these are the types of cell division. These are the types of cell division. What are the two types of cell division if I ask you? Meiosis and mitosis. Meiosis and mitosis. और इसके अलावा एक और टाइप है, that is what? Amitosis. क्या है? Amitosis. Mitosis. तो माइटोसिस और मियोसिस ये क्या टाइप का सेल डिवीजन है? जस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट ऑकर्स इन बॉडी सेल्स। हायर ऑर्गेनिज्म का बॉडी में दो टाइप का सेल होता है, बॉडी सेल्स एंड जर्म सेल्स। बॉडी सेल्स को एक और नाम से जाना जाता है, व्हाट इज दैट अदर टर्म? Somatic cells. Somatic cells. Body cells are also called somatic cells. Okay, and ये जो मियोसिस होता है, मियोसिस होता है जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। Germ cells are also called what? Reproductive cells. Okay, so mitosis body cells में होता है, it is responsible for growth and development. Mitosis में, during mitosis, one cell divides to form how many daughter cells? Two. और अब पेरेंट सेल यानी मदर सेल में क्रोमोसोम का नंबर देखो कितना है, कितना दिखाई दे रहा है? 4. डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 4. So now what happens to number of chromosome? Number of chromosome, is it remains the same or changing? Remains the same. Remains the same. तो ये माइटोसिस। मियोसिस में one cell divides to form how many daughter cells? 4. एक सेल से दो बार डिवीजन होता है इसमें, and finally how many daughter cells? 4. and यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है मदर सेल में या पेरेंट सेल में? 2. and sorry, parent cell में कितना? 4. how many chromosomes? 4. daughter cells में कितना क्रोमोसोम? 2. so what happens to the number of chromosome? changes ना, it gets reduced to half. तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो अपने जैसा ही सेल प्रोड्यूस करेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। लेकिन मियोसिस में द डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और आप लोगों को मैंने हेरिडिटी इवोल्यूशन में भी समझाया था कि अगर एक सेल में क्रोमोसोम पेयर्ड स्टेट में होता है, मतलब यहाँ कितना पेयर है? 2 पेयर्स। अगर पेयर्ड स्टेट में है तो उसको हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि माइटोसिस में वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल, तो वो जो डॉटर सेल है वो n से रिप्रेजेंट करना चाहिए या ट्वाइस n से? Twice. अच्छा, मियोसिस में या माइटोसिस? माइटोसिस। और मियोसिस में द 4 डॉटर सेल्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय n। तो ट्वाइस n किसके लिए यूज होता है? ट्वाइस n Mitosis. नहीं, डिप्लॉयड। ट्वाइस n रिप्रेजेंट्स व्हाट? डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड का मतलब पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग का बॉडी सेल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में जो जर्म सेल्स होता है उनमें कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है? 23 पेयर्स। और मियोसिस से जो सेल्स बनेंगे उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 23 पेयर्स। कितना होगा? 23 पेयर्स।
लेकिन मियोसिस अगर होगा तो यहाँ पे 23 पेयर्स है. What happens to that 23 pairs in daughter cells? It gets 23 reduced to 23. पेयर से 23 हो गए. Number gets reduced to half. सर Okay? वो डिप्लॉयड समझ नहीं आया कौन सा? सर. डिप्लॉयड डिप्लॉयड का मतलब है पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम. मतलब ह्यूमन बीइंग्स का बॉडी सेल में जब क्रोमोसोम पेयर बनाता है तो कितना पेयर बनाएगा? 46 क्रोमोसोम होता है, तो 46 क्रोमोसोम में पेयर कितना होगा? 23 पेयर. 23 पेयर. ओके. अब ये जब सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनेगा कि नहीं? हाँ सर. तो वहां भी आपको ओरिजिनल नंबर ही दिखाई दे रहा है कि नहीं? पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम है, डॉटर सेल में उतना ही क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर. तो वो पेयर ब्रेक हुआ क्या? नहीं. नहीं. तो ट्वाइस एन रिमेन्स ट्वाइस एन. हाँ सर. लेकिन हैप्लॉइड में ट्वाइस एन बिकम्स एन. हाँ सर. तो एन का मतलब होता है यहाँ पे हैप्लॉइड. हैप्लॉइड का मतलब है अनपेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम्स. क्या? अनपेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम्स. आया समझ में? हाँ सर. तो मियोसिस में वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म हाउ मेनी डॉटर सेल्स? 4. 4. और ये मियोसिस से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है, अब इन सेल्स को बोला जाता है गैमेट्स. क्या बोलेंगे? Gametes. Gametes. And these gametes take part in sexual reproduction. Okay. So what are the 2 types of cell division that we discussed? Mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis. In which type of cell division one mother cell divides to produce 4 daughter cells? Meiosis. And in which type of cell division the number of chromosome in the daughter cells remains same as that of the mother cell? Mitosis. Mitosis. Which type of cell division responsible for formation of gametes? Meiosis. Meiosis. समझ में आ गया ये सब? Yes, sir. N क्या रिप्रेजेंट करेगा? N हैप्लॉइड. twice n डिप्लॉयड. डिप्लॉयड. twice n डिप्लॉयड. तो ह्यूमन बीइंग्स का बॉडी में जो सेल्स होता है, बॉडी सेल, जर्म सेल्स, हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉयड? Haploid. Haploid. Diploid. बॉडी सेल्स आर डिप्लॉयड, गैमेट्स आर हैप्लॉइड. Haploid. हैप्लॉइड. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट अनदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो मेनली लोअर ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है. इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन व्हाट हैपेंस कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट्स न्यूक्लियस का में कुछ चेंजेस होता है. चेंजेस कैसा? कॉन्स्ट्रिक्टेड फ्रॉम द मिडिल. न्यूक्लियस मिडिल से कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं? एंड देन दिस न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2. After division of nucleus, cytoplasm also divides. That means the cell divides into 2. एक सेल डिवाइड होके कितना डॉटर सर सेल? यहाँ पर न्यूक्लियस के जगह क्रोमोसोम दिखा रहा है. हाँ, मतलब ये बैक्टीरिया है तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है. अगर न्यूक्लियस होता, हाँ, फॉर सर. एग्जांपल एमीबा होने से उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है. यहाँ न्यूक्लियर मटेरियल है. हाँ सर, उसमें फॉर्म्ड नहीं रहता बाउंड्री. तो ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में भी इसी टाइप से डिवीजन होता है. ठीक है. तो न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल पहले किसका शेप लेगा? इट टेक्स द शेप ऑफ डम्बेल, ऐसा बोला जाता है. इस तरह का, इट टेक्स द शेप ऑफ व्हाट? डम्बेल. फिर बाद में ये मिडिल से स्प्लिट हो जाता है. पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन. कोई मुझे बता सकता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के लिए क्या टर्म है? Division of nucleus. Karyokinesis. It is karyokinesis. Karyokinesis is division of nucleus. Is division of nucleus. And then cytoplasm divides. Division of cytoplasm is called what? Cytokinesis. Cytokinesis. Division of साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड व्हाट? साइटोकाइनेसिस. तो जब भी सेल डिवाइड होता है तो पहले कौन सा इवेंट होता है?
कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस? Carrio. Carrio. Karyokinesis, and then Cyto. cyto. Now what is amitosis? Look at here. It is a type of cell division by simple cleavage, yani depression of the nucleus and division of the cytoplasm without spindle formation. स्पिंडल एक तरह का नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है और वो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस को डिवीजन करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस. ड्यूरिंग व्हाट? माइटोसिस एंड मियोसिस. लेकिन एमाइटोसिस में ऐसा कुछ भी फॉर्मेशन नहीं होता है. ओके, सो इस टाइप का सेल डिवीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? एमाइटोसिस. लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एमाइटोसिस. और हायर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस, गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस. हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने पहले आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये टर्म्स आपको मिलेंगे, माइटोसिस, मियोसिस, लाइक दीज टाइप ऑफ टर्म्स. तब आपको याद रखना होगा कि माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है. नाउ ये जो यहाँ पे फ्लो चार्ट है, इट इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स या हायर एनिमल्स. सो ह्यूमन बीइंग्स का मेल बॉडी में स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होता है जिसका नाम है टेस्टिस. ह्यूमन बीइंग्स का फीमेल बॉडी में स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होते हैं जिसको बोला जाता है ओवेरी. मेल का बॉडी में टेस्टिस में सेल डिवीजन से बनता है स्पर्म. स्पर्म्स आर मेल गैमेट. स्पर्म्स आर हैप्लॉइड. फीमेल बॉडी में ओवेरी में प्रोड्यूस होता है एग. एग इज ऑल्सो हैप्लॉइड. और आप तो जानते ही हो कि ह्यूमन बॉडी में हैप्लॉइड सेल बनने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होगा? Meiosis. Meiosis. Okay. Then fusion of sperm and egg produces what? Another unicellular structure that is called what? Zygote. Zygote. Zygote unicellular है. फिर जाइगोट में कंटिन्यूअस डिवीजन होता है. जाइगोट बन जाता है एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है एम्ब्रायो. एम्ब्रायो में जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज है उनमें धीरे धीरे शेप आने लग जाता है. अगर ह्यूमन बीइंग्स का एम्ब्रायो है तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, एक प्रॉपर शेप आने लग जाता है. देन ऑलमोस्ट शेप डेवलप होने के बाद हम लोग उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फीटस. एंड फीटस आफ्टर बर्थ इज individual. Fetus after birth is the individual. So in this way sexual reproduction occurs in human beings. Sexual reproduction में मेल बॉडी में टेस्टिस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म. फीमेल बॉडी में ओवेरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? Egg. Egg. Fusion of sperm and egg is called Zygote. no is called fertilization. Fusion of male gamete and female gamete, sperm and egg, sperm and ovum, egg का and egg के लिए another term है ovum. It's called fertilization. What is the product of fertilization if I ask you? Zygote. Zygote. And this zygote after cell division at first develops embryo, then fetus, and after birth it is called what? Individual. Have you understood? Sir. Sir, zygote haploid होता है या diploid? Zygote diploid. Sperm haploid, egg is haploid, zygote is diploid. So अगर मटेरियल आप फॉलो करते हो तो अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है एज पर मटेरियल. इन दैट स्टडी मटेरियल फर्स्ट पॉइंट गिवन हियर, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. वैसे आप लोग पहले से जानते हो कि एक प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म का नंबर मल्टीप्लाई होता है, दैट इज रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स. क्या रिप्रोडक्शन से सेम कॉपी बनता है या सिमिलर इंडिविजुअल? Similar. थोड़ा वेरिएशन तो होता ही है, आप जानते हो.
and it is one of the most important characteristics of living organism as it ensures perpetuation and survival of a race. Perpetuation यानी continuation and survival of a race. कोई भी रेस को survive और continuously अर्थ में रहना है तो उसमें एक कैरेक्टर होना पड़ेगा, that characteristics of reproduction. And the process of reproduction ensured continuity of life on earth. तो लाइफ जो अर्थ में जब स्टार्ट हुआ वहां से लेके अब तक ये इवोल्यूशन होके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये इतना वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो बना है अर्थ के ऊपर, वो कौन सा प्रोसेस की वजह से? एंड दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट लाइफ प्रोसेस इज व्हाट? वन ऑफ दैट लाइफ प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन. Production. So reproduction is simply a process by which organisms can multiply their number. Organisms can multiply their number. Now, what is the significance of reproduction? Reproduction का क्या importance है? Reproduction is important for the survival of all living things. Without a mechanism of reproduction, life would come to an end. Reproduction helps in maintaining proper balance among various biotic constituents of the ecosystem. So ये जो बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, बायोटिक मतलब लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट एक इकोसिस्टम में होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखने में हेल्प करेगा कौन सा प्रोसेस? इकोसिस्टम में बैलेंस होना जरूरी है और वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस हेल्प करता है, उस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन. आप इमेजिन करो एक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम, अगर उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में टाइगर का नंबर कम हो जाता है तो डियर का नंबर क्या हो जाएगा? ज्यादा. Increase. और डियर का नंबर अगर ज्यादा हो गया तो प्लांट्स का नंबर Decrease. डिक्रीज. ये एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो रिप्रोडक्शन इकोसिस्टम को डिसरप्ट भी कर सकता है और रिप्रोडक्शन इकोसिस्टम को मेंटेन भी कर सकता है. मेंटेन इन द सेंस प्रॉपर बैलेंस इज मेंटेन्ड. Okay, so reproduction is essential for survival and reproduction is essential for maintaining what? Natural balance in ecosystem. Natural balance in ecosystem. अब हम लोग बात करते हैं about variation. Variation, ये 3 बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है आपको? हाँ sir. और तीनों क्या एग्जैक्टली सेम कॉपी है या कुछ डिफरेंसेस है इनमें? कुछ डिफरेंसेस हैं. There are some differences. अगर यहाँ आप देखो पैटर्न तो आपको कुछ डिफरेंसेस दिखाई देगा कि नहीं? हाँ sir. बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है कि नहीं तीनों का? हाँ sir. But still some differences. That differences are called what? Variation. That differences are called variation. So variation is the differences, or variation are the differences between the individuals of a species, and this can be caused by inherited or environmental factor. Variation inheritable भी होता है और variation environmental factor से भी होता है. Okay, तो हम लोग बात करेंगे mainly variations that are transmitted generation after generation. Heredity evolution chapter में भी मैंने आपको variation के बारे में समझाया था. मैंने एक सेंटेंस बोला था पर्टिकुलरली, और मैंने बोला था ये सेंटेंस हायर क्लास में बहुत पॉपुलरली यूज किया जाता है. कौन सा सेंटेंस का बात था? एनीवन? I told something about variation. Sir, variation are the raw material of organic evolution. Good. Variations are the raw materials of organic evolution. मतलब इवोल्यूशन होने के लिए वेरिएशन का होना जरूरी है, और दिस वेरिएशन लीड्स टू व्हाट? इवोल्यूशन. सो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, तो आप वो सेंटेंस यूज कर सकते हो कि वेरिएशन हेल्प्स इन इवोल्यूशन. थ्रू रिप्रोडक्शन वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग बॉडी आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो वेरिएशन ट्रांसमिट भी होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. आप देखो यहाँ पे ये एक ह्यूमन बीइंग का पिक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे, और उसका नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में कुछ वेरिएशन हो गया, यहाँ ग्रीन वेरिएशन, यहाँ रेड वेरिएशन. तो ये अगर जेनेटिक होगा दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. और साथ में उनका बॉडी में भी वेरिएशन हो गया, ये स्काई ब्लू या ब्लू कलर और यहाँ पे रेड दिस साइड.
तो आप देखो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस हो रहा है। आप अपने पेरेंट्स जैसे नहीं हो और आपका पेरेंट्स उनके पेरेंट्स जैसे नहीं है, कुछ तो डिफरेंसेस है। एंड दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड व्हाट? वेरिएशन। यही वेरिएशन होते होते थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ जनरेशन के बाद में क्या होगा? इवोल्यूशन। बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशन हो गया। The accumulation of various forms of variation generation after generation ultimately leads to origin of new forms or species। इस तरह वेरिएशन होते होते एक टाइम पे क्या होगा? स्पीसीज ही बदल जाएगा। ऐसा ही तो हुआ है अर्थ में। स्टार्टिंग में अर्थ में वायरस, प्रोटोवायरस, फिर बैक्टीरिया, फिर एमीबा, डिफरेंट यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म, फिर उनसे बना मल्टीसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर में प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, सो ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराउंड अस, इट इज इवॉल्व्ड, इट इज व्हाट? इवॉल्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये इवोल्यूशन में हेल्प किया कौन सा प्रोसेस? ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। The great diversity of living world present today is an outcome of cumulative effect of variations and its inheritance through reproduction। ये जो प्रेजेंट डे डाइवर्सिटी आप अपने चारों तरफ देख सकते हो, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इतना वेराइटीज डेवलप कैसे हुआ? बाय क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ वेरिएशन। मींस क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ वेरिएशन का मतलब यहाँ क्या समझाने की कोशिश की? That accumulation of variation generation after generation। लेकिन ये वेरिएशन ट्रांसमिट कैसे होता है? One generation to another by which process? Reproduction। And you can see that sentence here, variations are the raw material of organic evolution। Now about reproduction, third point here, reproduction is considered to be a bridge to the hereditary transmission। reproduction process को बोला जाता है कि एक ये ब्रिज बनाता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो आप सोचो कि पेरेंट्स का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आ गया, उनका पेरेंट्स का कैरेक्टर उनमें आ गया, तो ये आया कैसे? ये आया कौन सा प्रोसेस से? प्रोसेस है रिप्रोडक्शन दैट कैरीज क्रोमोसोम्स, जीन्स, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब आज के क्लास में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये थोड़ा डीप पैरा है, डीप पॉइंट्स है इस चैप्टर का। उसके बाद चैप्टर में आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे। ओके, ये बेसिक बातें अगर आपको समझ में आ गई ना, इसका एक एक सेंटेंस, क्योंकि सेल्फ रीडिंग करने से यहाँ समझने में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। The different members of a species look similar in most of their characters, although individual differences do occur। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? The different member of a species, we all are different members of one species। हम लोग का species का नाम है सेपियन। तो क्या हम लोग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि नहीं? हाँ सर। है। तो they all exhibit similarities in their basic character और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग सबका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, जैसे हम लोग का बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर, हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी। ओके, जो ह्यूमन बींग्स में बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए सब है कि नहीं? हाँ सर। एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो द सेम। ऑल ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय व्हिच प्रोसेस? Sexual reproduction। They transmit their characters to the next generation through the process of reproduction। Okay, character transmission होता है कौन सा प्रोसेस का हेल्प से? रिप्रोडक्शन। और उस कैरेक्टर ट्रांसमिशन का प्रोसेस को स्टडी करने को क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स। हेरिडिटी। द प्रोसेस को बोलेंगे हेरिडिटी। And the branch of science that deals with both heredity and variation is called genetics। This indicates that blueprints of these designated characters are similar। बात समझना है यहाँ पे। हाँ,
हम लोगों को ये पता है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ऑफस्प्रिंग का बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर और पेरेंट का बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है। तो ये ऑफस्प्रिंग का बॉडी स्ट्रक्चर वैसा होगा, वो इंफॉर्मेशन कहाँ था? आप सबको पता, जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग सबका लाइफ एक सेल से स्टार्ट हुआ, उस सेल को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, उस सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोट। जाइगोट। ये जाइगोट बना कैसे? बाय द Fertilization. union of two cells. One is called male gamete, other is called female gamete. One is called male gamete, other is called female gamete. मतलब मेल का बॉडी से भी आपका इस सेल्स में क्रोमोसोम आया है, फीमेल का बॉडी से भी क्रोमोसोम आया है, और दोनों क्रोमोसोम मिलके यहाँ पे ये डिप्लॉइड सेल बना है। ठीक है, अब ये जाइगोट डिवाइड होके जब एम्ब्रायो, फीटस एंड ह्यूमन बीइंग्स में कन्वर्ट होगा तो वो ह्यूमन बीइंग्स ही बनेगा, मतलब उस जाइगोट से ह्यूमन बीइंग्स ही बनेगा। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है कि नहीं? यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आया कहाँ से? जाइगोट में। जाइगोट में वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? दोनों पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से। तो ये सेंटेंस समझना कि दिस इंडिकेट्स द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दीज डेजिग्नेटेड कैरेक्टर, यानी ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस होगा, इसका ब्लूप्रिंट कहाँ था? जाइगोट में। जाइगोट जब बना ना, तभी डिसीजन हो चुका था कि इस जाइगोट से वैभव पोद्दार होगा, उस जाइगोट से वासु चांडक होगा। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ Yes, सर। sir. हाइट किसका ज्यादा होगा, हेयर स्ट्रेट होगा, कर्ली होगा, ये पूरा डेटा यहाँ पे था। जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले स्केच बनाया जाता है कि नहीं? हाँ सर। प्रिंट हाँ, सर। बनाया जाता है कि नहीं? बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग का पिलर कहाँ बनेगा, बिल्डिंग कितना फ्लोर का होगा, बिल्डिंग में अलग अलग ब्लॉक्स कहाँ पे बनेंगे, रूम्स कैसे बनेंगे, पूरा स्ट्रक्चर पहले बन जाता है कि नहीं? हाँ सर। एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं, ब्लूप्रिंट बन जाता है कि नहीं? हाँ, सर. हाँ ओके, तो बॉडी बनने के लिए जो ब्लूप्रिंट चाहिए वो कहाँ पे होता है? जाइगोट। Zygote. So this indicates that the blueprints of these designated characters are similar, and during reproduction, copies of these blueprints are produced to be transmitted to the next generation. मतलब मेल का बॉडी में जब मेल गैमेट बनता है तो ब्लूप्रिंट यहाँ मेल गैमेट में आ गया, फीमेल का बॉडी में जो फीमेल गैमेट बनता है तो ब्लूप्रिंट यहाँ आ गया। तो ये ब्लूप्रिंट बन चुका था, फिर वो ब्लूप्रिंट कहाँ पहुंचता है? जाइगोट में। और उस जाइगोट में वो इंफॉर्मेशन होता है कि इस जाइगोट से क्या बनना है, इस जाइगोट से ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। The continuation of characters from one generation to another occurs through a narrow bridge of cellular component. ये जो कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है, ऐसा बोला गया कि सेल का एक कंपोनेंट इसमें हेल्प करता है, और उस सेल का कंपोनेंट का नाम है डीएनए। क्या नाम है? डीएनए। एंड दैट कंटेन्स द ब्लूप्रिंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब आपका बॉडी में, आपका सेल में जो डीएनए है, उसमें नेक्स्ट जनरेशन का ब्लूप्रिंट भी है, आने वाला जनरेशन कैसा होगा उसका ब्लूप्रिंट भी है। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ये डिस्कशन का सिंपल मीनिंग यही है कि जैसे बिल्डिंग बनने से पहले स्केच बनाना जरूरी है, ब्लूप्रिंट बनाना जरूरी है, वैसे बॉडी बनने से पहले बॉडी का ब्लूप्रिंट बनना जरूरी है, उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे होता है? डीएनए में, क्रोमोसोम में, जीन्स में। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. तो आप देख सकते हो कि ये घर बनने से पहले उसका क्या बना होगा? डिजाइन, यानी ब्लूप्रिंट बना होगा। मैंने यहाँ दो अलग अलग घर है, मिला नहीं मुझे, दोनों सेम पिक्चर। ब्लूप्रिंट अलग फ्लैट का है, अलग घर का है, और एक्चुअल थोड़ा अलग है। ओके, inaccuracy in DNA को। नहीं, इनएक्यूरेसी छोड़ दो, हमको दोनों सेम मिला नहीं, इसलिए मजबूरी था मेरा। नहीं, डीएनए कॉपिंग क्या बोल रहे हैं? हाँ, और डीएनए में इंफॉर्मेशन है फॉर मेकिंग प्रोटीन, सो दैट योर बॉडी कैन बी डेवलप्ड इन दैट वे। मतलब आपका बॉडी में क्या क्या कैरेक्टर डेवलप हुआ है
वो इंफॉर्मेशन पहले से ही आपका बॉडी में था। आपका हाइट अगर ज्यादा हो रहा है तो इंफॉर्मेशन आपका पेरेंट से आपको ऑलरेडी मिल चुका था, ठीक है। सर ऐसे मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोलते हैं ना स्पोर्ट्स खेलने से हाइट बढ़ जाता है, तो मतलब वो सब मतलब ऐसे सप्रेस रहता है क्या अगर हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं तब वो? हाँ, स्पोर्ट्स से हाइट बढ़ता है इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये सब में इन्वॉल्व होते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म ये सब अच्छा होता है, बॉडी में रिएक्शंस, न्यूट्रिशन, तो आपका हार्मोन प्रोडक्शन का जो रिएक्शन है वो हैम्पर नहीं होता। लेकिन वैसे कोई रूल नहीं, अगर स्पोर्ट्स से ही हाइट बढ़ता तो बहुत कम हाइट वाला लोग भी तो स्पोर्ट्स में हैं, नहीं समझ में? तो स्पोर्ट्स से या फिर कोई एक्सरसाइज से आपका ड्रास्टिकली हाइट नहीं बढ़ेगा। होता है 1-2 इंच का भले ही फर्क पड़ जाए, लेकिन आप 5 फीट वाला ग्रुप से सीधा 6.5 फीट वाला ग्रुप में नहीं पहुंचोगे। आया समझ में? हाँ सर। ओके। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये वैसे हेरिडिटी इवोल्यूशन में थोड़ा डिस्कशन किया था हम लोगों ने, आपको समझ में भी आएगा अगर आप चैप्टर आपने फॉलो किया है। The cellular component of the hereditary transmission are in the form of macromolecule called DNA. मैं जानबूझ के सेंटेंस रीड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये सेंटेंसेस बाद में रीड करके समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। The cellular component of the hereditary transmission are in the form of macromolecule called DNA. मतलब सेल का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है that is responsible for transmission of character from one generation to another generation? तो हम लोग बोल सकते हैं वो कंपोनेंट है DNA. Okay, and this DNA is present in chromosome. We already know that chromosome is made up of two things. Which two things? DNA and protein. Protein. So DNA is present in chromosome and which themselves reside inside the nucleus. DNA ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। DNA क्रोमोसोम का पार्ट है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है। DNA contains all the information to make specific protein, which in turn form enzymes to control the chemical reactions of the body. ठीक है, बात समझना। DNA contains all the information to make specific protein. आपका जाइगोट में जो DNA था उसमें ये इंफॉर्मेशन था कि आपका बॉडी में कैसा प्रोटीन बनना चाहिए। That protein behave like enzyme. उनमें से कुछ प्रोटीन किसके जैसे बिहेव करता है? एंजाइम। एंड दैट एंजाइम कंट्रोल्स बायोकेमिकल रिएक्शन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। ये बात मैंने हेरिडिटी इवोल्यूशन में समझाया था, फिर भी एक एग्जांपल से यहां भी समझा देता हूं। डीएनए कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, आपका हाइट ज्यादा होगा या कम होगा ये इंफॉर्मेशन पहले से डीएनए में था। डीएनए ने क्या किया? सिर्फ डीएनए प्रोटीन प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन रखता है। डीएनए हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ that kind of protein जिसका information उसमें है। That protein will behave as enzyme. That protein will behave as enzyme. That enzyme will control the biochemical reaction that produces growth hormone in the body. आपका बॉडी में हाइट बढ़ने के लिए, आपका बॉडी का हाइट बढ़ने के लिए आपका बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होना होगा। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा बायोकेमिकल रिएक्शन से। बायोकेमिकल रिएक्शन कंट्रोल होगा एंजाइम से। एंजाइम कैसा बनना है वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डीएनए में था। तो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन था वो एफिशिएंट एंजाइम बनाने का था। सपोज कैसा एंजाइम? एफिशिएंट एंजाइम। वो एफिशिएंट एंजाइम आपका बॉडी का बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा था। एफिशिएंट एंजाइम मतलब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम? प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। और अगर एफिशिएंट एंजाइम होगा, ये इंफॉर्मेशन पहले से था। अगर किसी का बॉडी में जाइगोट में पहले इंफॉर्मेशन ऐसा था कि लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा, ऐसा प्रोटीन बनेगा जो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, तो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम? कम होगा। तो हाइट कम होगा। सर मतलब जैसे सर अगर हम लोग एक मेन डिफरेंस बोल रहे हैं डीएनए और जीन के बीच में, तो सर मतलब यही हो गया ना कि डीएनए के पास सर सारा कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन रहता है और जीन के पास एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन। गुड। हाँ, वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि डीएनए के पास बहुत कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन एक साथ है और जीन के पास किसी एक कैरेक्टर का। सर मतलब फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन एक इंफॉर्मेशन एक जीन नहीं, एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है एक साथ 2 जीन से।
हाँ सर, तो वो दो जीन इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं, फिर से प्रोटीन एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ना। और एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर. ठीक है सर। It is these chemical reaction which govern the metabolism of the body to produce specific character. बात समझ में है कि डीएनए में इंफॉर्मेशन था प्रोटीन बनाने का, वो प्रोटीन एंजाइम भी बनाता है, वो एंजाइम केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, और ये केमिकल रिएक्शन आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर में हेल्प करता है. आपका हाइट बढ़ना चाहिए, आपका स्किन का कलर क्या होगा, आपका हेयर स्ट्रेट होगा या कर्ली होगा, आपका आइरिस का जो आई में आइरिस है उसका कलर कैसा होगा. Thus, for transmitting the character to the next generation prior to reproduction, DNA forms its copies to be transported to the newly formed reproductive cell. बात समझना, ये एक सेल है, ये एक सेल में क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में डीएनए. जब ये सेल डिवाइड होने वाला होगा, ठीक है, तो नया सेल में या नया सेल कैसा बनेगा, नया सेल में वो मटेरियल जाना होगा कि नहीं, जेनेटिक मटेरियल. हाँ सर. तभी तो इस सेल के अंदर इंफॉर्मेशन आएगा ना. इंफॉर्मेशन फॉर व्हाट, मेकिंग प्रोटीन. वो प्रोटीन, वो एंजाइम इस सेल का बायोकेमिकल रिएक्शन कंट्रोल करके क्या करेगा, ये जो डॉटर सेल है उनको पेरेंट सेल जैसा बनाने में हेल्प करेगा कि नहीं. हाँ सर। तो जब भी रिप्रोडक्शन होगा, सेल डिवीजन का बात होगा. जब भी सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन होने से पहले डीएनए अपना कॉपी बनाएगा. ऐसे डीएनए अपना कॉपीज बनाएगा. डीएनए क्या बनाएगा, अपना कॉपी. इस डीएनए का कॉपी बनने का प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एनीवन? डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन. इट इज डीएनए रेप्लिकेशन. और हम लोग जानते हैं कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्या ये एब्सोल्युटली एक्यूरेट होता है या फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इनएक्यूरेसी होता है. इनएक्यूरेसी. तो ये पेरेंट डीएनए से जब दो डीएनए बनेगा तो दो डॉटर डीएनए पेरेंट से ऑलवेज डिफरेंट होगा. एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड वेरिएशन. दिस इज द रीजन बिहाइंड वेरिएशन. नाउ ये पैरा अनदर इंपॉर्टेंट वन, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपको आज का क्लास में ये स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा समझना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है. बहुत स्टूडेंट ये वाला पोर्शन का आंसर में क्या लिखना चाहिए एग्जैक्टली वहां प्रॉब्लम होता है. तो एक एक सेंटेंस जब आपका समझा हुआ रहेगा तो आपके लिए इजी होगा आई थिंक. तो अब हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में. और हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है. The process of formation of new DNA strands from the older one is called what? Replication of DNA, also called DNA copying. And during replication, DNA forms an exact copy of its own, but mistakes or inaccuracy in the process of replication may occur. बात समझ में आया? डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो थोड़ा मिस्टेक भी होता है. न्यूली फॉर्म डीएनए पेरेंट डीएनए जैसा बेसिक स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन विद सम चेंजेस. मतलब रिप्रोडक्शन के पहले ही एक आदमी का सर डीएनए कॉपिंग हो जाते हैं. हाँ, रिप्रोडक्शन के पहले वो गैमेट्स तो बनना पड़ेगा ना. हाँ सर. तो गैमेट्स बनते वक्त, गैमेट्स बनने से पहले ही डीएनए कॉपिंग हो चुका होता. ठीक है. The two cells receiving their DNA content from the parent cells may have DNA possessing होगा इधर, स्पेलिंग करेक्शन, possessing some variations. Newly formed DNA will have some variations, and these variation may be large or small. कभी कभी तो वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है. इतना ज्यादा वेरिएशन हो जाता है कि ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा मैच नहीं करता. बेसिक बॉडी डिजाइन ठीक ही रहेगा, ह्यूमन बीइंग से ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. Thus, all the reproductive gametes may not have the exactly same character.
मेल का बॉडी में बहुत गैमेट्स बनता है और सभी गैमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होगा. In this way, mistake in the process of DNA replication is one of the fundamental reasons for the origin of variation, which is passed over to the next generation through the process of reproduction. So, variation origin के पीछे main reason क्या है? DNA replication. DNA replication और उसमें भी inaccuracy in DNA replication. सर मतलब गैमेट्स जब फॉर्म होते हैं तभी डीएनए मतलब बन जाता गैमेट्स के अंदर भी तो डीएनए रहता ही. है. हाँ तो मतलब सर जो मतलब तभी बन जा मतलब हो जाता है हाँ, उस वक्त गैमेट्स उसमें आ गया, गैमेट्स में क्रोमोसोम आ गया, डीएनए आ गया. अब दो अलग अलग टाइप का गैमेट्स जब मिलेगा, समझ में आ गया, तो वो पेयरिंग भी हो जाएगा. हैव यू अंडरस्टूड? तो वापस बता दीजिए, नहीं समझ आया कि मैं. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक सेल डिवाइड होने वाला, समझो. तो सेल डिवाइड होने वाला होता है, उस वक्त पहला इवेंट क्या होगा? सेल डिवाइड होगा या फिर उसका न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होगा? एक सेल डिवाइड होने से पहले उसका न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है कि नहीं? हाँ सर. ठीक है. न्यूक्लियर मटेरियल का डिवाइड होने का मतलब क्रोमोसोम का डिवाइड होना. हाँ. क्रोमोसोम का डिवाइड होने का मतलब क्रोमोसोम तो डीएनए से बना हुआ है, तो डीएनए का डिवाइड होना. कुछ समझ में आया? नहीं आ रहा है? देखो, तो ये क्रोमोसोम का डिवीजन से देखो, डीएनए का डिवीजन. ये एक सेल है, इसमें समझो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. कितना पेयर? कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखा रहा हूं? 1 पेयर ना. अब ये सेल डिवाइड होने वाला है. ये सेल जब डिवाइड होने वाला है तो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डिवाइड होगा. न्यूक्लियस के अंदर किसका डिवीजन स्टार्ट होगा? क्रोमोसोम ऐसे लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हो गया, ये क्रोमोसोम ऐसे लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हो गया, दोनों क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए. अब इसके अंदर पहले कितना क्रोमोसोम था? 2. एक पेयर. स्टार्टिंग में 1 पेयर, और अब इसके अंदर बन चुका है कितना पेयर? 2 पेयर. तो डीएनए रेप्लिकेट हो गया कि नहीं? सर हाँ, मतलब ये डीएनए रेप्लिकेट होता है तभी ये जो 2 फॉर्म होता है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स भी ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम था. होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम था. ये सेल डिवाइड होने के लिए रेडी हो गया. सेल डिवाइड होने से पहले क्रोमोसोम का डिवीजन या डीएनए का डिवीजन होना जरूरी है कि नहीं? हाँ सर. नहीं तो जो नया सेल बनेगा उसमें क्रोमोसोम कहां से जाएगा? ये कुछ ऐसा ही बात हो गया कि नया बिल्डिंग बनने से पहले ब्लूप्रिंट बनना जरूरी है कि नहीं? हाँ सर. तो अब ये सेल डिवाइड होगा, लेकिन अभी भी इसमें पहले डिवीजन किसका होगा? न्यूक्लियस का. पहले डिवीजन न्यूक्लियस का होगा. अब हर एक न्यूक्लियस में एक एक पेयर क्रोमोसोम आ गया. अब इसका साइटोप्लाज्म मतलब सर जैसे कि पहले क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन से फिर मतलब क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम से फिर होमोलोगस होता है. हाँ, क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर बनाता है. में और आवाज ठीक से नहीं आ रहा समीर. समीर, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा. हाँ बोलो. हेलो. हाँ बोलो. सर तो मतलब जब डिवाइड होता है तब मतलब होमोलोगस पेयर का जो बन जाता है, जैसे 2 पेयर बन गया, तब वो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो 2 अलग अलग में चला जाएगा वो. हाँ. माइटोसिस में. अगर मियोसिस हुआ तो सर मतलब तब क्या होगा? ये मियोसिस होने से भी होगा, थोड़ा और इलाबोरेटेड है प्रोसेस. उसमें भी क्रोमोसोम तो डिवाइड होना ही है, न्यूक्लियस डिवीजन होना ही है. मतलब सब में एक एक पीस चला जाएगा, मतलब ऐसे पेयर हाँ, नहीं उसमें जाएगा. सिंगल चला जाएगा. उसमें 2 बार डिवीजन होता है. मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, लेकिन वो डिटेल अभी क्लास 10 लेवल में नहीं चाहिए आपको. ठीक है. हाँ सर.
तो मेरा यहाँ समझाने का बेसिक बात क्या है, आप लोग वो बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मुझे कंफ्यूजन है। दैट मैं एक ही बात इतना देर से बोल रहा हूँ कि एक नया बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनना चाहिए कि नहीं। हाँ सिमिलरली एक नया सेल बनने से पहले, एक नया बॉडी बनने से पहले उस बॉडी का ब्लूप्रिंट बनना चाहिए कि नहीं। हाँ सर। तो बायोलॉजी में वो ब्लूप्रिंट क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए वो ब्लूप्रिंट क्या है? डीएनए। तो डीएनए में वो इंफॉर्मेशन होता है कि नया बॉडी कैसा बनेगा, है कि नहीं। हाँ तो सेल डिवाइड होने से पहले या रिप्रोडक्शन से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए कि नहीं। हाँ सर। और ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्या एब्सोल्युटली एक्यूरेट प्रोसेस है या थोड़ा इनएक्यूरेसी होता ही है इसमें। इनएक्यूरेसी होता है थोड़ा। एंड दैट इनएक्यूरेसी लीड्स टू व्हाट? वेरिएशन। ठीक है, अब मैं ये पैराग्राफ एक बार और रीड कर देता हूं आपको, क्योंकि सेंटेंसेस थोड़ा लंबे हैं यहाँ पे। सर एक चीज बस बताइए ना कि मतलब जब मेरा बॉडी ग्रो हो रहा होता है तब भी तो नया नया सेल्स बन, हाँ तब सर मेरा ऐसे डीएनए के अंदर मतलब ऐसे इनएक्यूरेसी होता ही होगा। होता ही copying के है, अंदर। थोड़ा बहुत चेंजेस होता ही है। तो ओवर द इयर्स मेरा तभी मतलब ऐसे फेशियल चेंज हो जाते हैं, ऐसे मतलब तभी वेरिएशन होते हैं हाँ, क्या? थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते ही रहता है विद एज। और अभी हम लोग यहाँ पे जो पढ़ा सर वो मतलब उसके पहले रिप्रोडक्शन से पहले। लेकिन जो बॉडी में जो डिवीजन हो रहा है सेल का, एक जैसा सेल भी प्रोड्यूस होता है, मतलब एकदम सिमिलर, माइनर चेंजेस। ठीक है, चेंजेस तो होगा लेकिन माइनर चेंजेस के साथ। जैसे आईज के अंदर एक टिश्यू बन रहा है, उस टिश्यू में सभी सेल ऑलमोस्ट एक जैसा हो सकता है। ठीक है सर, समझ गया। अच्छा यहाँ पर तो लेकिन हम लोग उसके बारे में पढ़ा है ना, न्यूक्लियस जब डिवाइड होते हैं जाइगोट से। हाँ ठीक है। हाँ सर। The process of formation of new DNA strands from the older one is called what? Replication of DNA. And during replication, DNA forms an exact copy of its own, but mistakes or inaccuracy in the process of replication may occur. बात समझ में आ गई? हाँ In this way, the two cells receiving their DNA content from the parent cell may have DNA possessing some variation. जो नया सेल बनता है, एक सेल डिवाइड होके, उसमें जो डीएनए होगा तो उसमें क्या थोड़ा वेरिएशन होगा कि नहीं। हाँ सर। These variations may be small or large, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है। Thus, all the reproductive gametes may not have exactly the same character. तो एक सेल डिवाइड होके अगर 4 गैमेट बनता है तो चारों गैमेट क्या एक जैसा ही होगा क्या? एग्जैक्ट सेम कॉपी होगा या थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंसेस होगा? डिफरेंसेस होगा थोड़ा ना। In this way, mistake in the process of DNA replication is one of the fundamental reason of the origin of variation. ये एक सेल डिवाइड हो गया, जो 4 गैमेट बना था, वो चारों गैमेट में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, वही वेरिएशन बाद में पास होगा टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, कौन सा प्रोसेस से? रिप्रोडक्शन से। So the blueprints of the next generation actually is stored in the DNA macromolecule. नया जनरेशन का ब्लूप्रिंट कहाँ पे होता है? डीएनए मॉलिक्यूल। And it may be considered as the bridge of hereditary transmission through the process of reproduction. डीएनए को ही हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ब्रिज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ सर।